हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ड्रीम टीचर 9.0 में। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो हमारा होगा ईवीएस का, जो 2022 में आ सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये 10 क्वेश्चन ईवीएस का। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है कि विद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा क्यों प्रदान की जानी चाहिए? क्योंकि पहला ऑप्शन है हमारा, ये वातावरण को प्रदूषण को प्रभावित करेगी। ये तो गलत बात है ना, ये तो नेगेटिव बात बोल रहा है। ये जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। हाँ भाई, जीवन का तो महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि इसी के माध्यम से तो हम पर्यावरण की समस्या, जो भी समस्या होता है कि उस मुद्दे को हम पता लगाएंगे, समस्यात्मक मुद्दे को पता लगाएंगे और उस समस्या को समाधान करने के लिए हम कुछ रास्ते अपनाएंगे, तो जिससे हमारा वातावरण क्या रह सके, अनुकूलित रह सके। तो ये तो महत्वपूर्ण अंग है ही हमारे लिए। बाकी सेकंड देखते हैं, ये शिक्षक को नौकरी प्रदान करेगी। गलत बात है, नेगेटिव बात है। हम लोग वातावरण से पलायन नहीं कर सकते हैं। ये तो गलत बात है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ईवीएस अधिगम के मूल्यांकन के लिए प्राथमिक स्तर पर उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य उपकरण कौन सा है? प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में कौन सा उपकरण हम लोग यूज करते हैं? तो पहला है मौखिक प्रश्नात्मक। यानी मौखिक प्रश्नात्मक का मतलब हुआ कि हम लोग मौखिक प्रश्न पूछेंगे। बच्चा मौखिक प्रश्न पूछ सकता है। तो देखिए, अगर मौखिक प्रश्न पूछेगा तो उससे क्या होगा, ये सारी त्रुटियां जो है, बोलने जो भाषा है उसका विकास होगा। तो ये मौखिक प्रश्न तो पूछ ही सकता है, ताकि उसको अच्छा ज्ञान मिल सके, नए ज्ञान मिल सके। तो इसलिए मौखिक प्रश्नात्मक पूछना जरूरी होता है। बाकी आप देख लेते हैं, सेकंड है पेपर पेंसिल छात्र उपलब्धि परीक्षण। हाँ, ये भी सही है। पेपर पेंसिल छात्र से ये हुआ कि पेपर पर जो है चित्र का अनु क्या कर सके, अनुरेखण कर सके, सही ढंग से चित्र बना सके और उसके आधार पर क्या कर सके, उसका मूल्यांकन कर सके। इसलिए पेपर पेंसिल भी हमारा ज़्यादा हो सकता है। अच्छा, रेटिंग स्केल भी होगा, क्योंकि रेटिंग स्केल से हम बच्चों का फीडबैक लेते हैं कि कैसा है, 1 2, जैसे रेटिंग देते हैं ना आप फ्लिपकार्ट वगैरह अमेजन पर, वैसे ही रेटिंग स्केल है कि बच्चा कैसा है, पढ़ने में कैसा है, उसको समझ आता है या फिर नहीं आता है, समस्या क्या है, सारा चीज़ हम लोग उस रेटिंग से देते हैं। ठीक है, तो ये चलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फिर ऑल हो जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, द्रव्य श्रव्य दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री का उदाहरण है। श्रव्य दृश्य यानी श्रव्य मतलब सुनना और दृश्य मतलब देखना, जो दोनों के लिए हो, ऐसा कौन सा हो सकता है आपका? रेडियो तो होगा नहीं, इस टेप रिकॉर्डर ये भी नहीं है, ये तो क्या है आपका, श्रव्य है, दोनों श्रव्य है। ठीक है, बाकी देख लेते हैं, बुलेटिन बोर्ड, टेलीविज़न। टेलीविज़न हो सकता है, बुलेटिन बोर्ड होता क्या है नहीं पता मुझे, बट टेलीविज़न होगा, क्योंकि टेलीविज़न को हम लोग क्या करते हैं, देखते भी हैं और सुनते भी हैं। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, टेलीविज़न। बाकी 4 नंबर देखते हैं, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? अनुशासन बनाना, परीक्षा करवाना, प्रश्न पत्र बनवाना, अधिगमकर्ता के प्रदर्शन का आकलन एवं सुधार। देखिए, परीक्षा करवाना तो होगा नहीं, प्रश्न पत्र बनवाना तो होगा नहीं, ये दोनों तो कट गया। बाकी अनुशासन बनाना और अधिगमकर्ता के प्रदर्शन का आकलन एवं सुधार, तो दोनों में से हमको तो बेस्ट लग रहा है क्या, यही ना। मूल्यांकन से तो हम यही मालूम करते हैं ना कि बच्चों में कितना सुधार हुआ, कितना सही किया, क्या समस्या है, ये सारे मूल्यांकन के माध्यम से तो पता चलता है। तो भाई अधिगमकर्ता के प्रदर्शन का आकलन होगा ना, कि किस तरह प्रदर्शन कर रहा है, उसमें सुधार हुआ है या नहीं हुआ, वो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, डी हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, शारीरिक शिक्षा व खेल में सबसे प्रभावी जनसंपर्क है, कौन सा है? देखिए, शारीरिक गतिविधि का मतलब हो गया कि जो हमारा रनिंग से हो, वॉकिंग से हो, ठीक है, कूदना, चलना, दौड़ना, ये सारे क्या है, हमारा शारीरिक शिक्षा, शारीरिक कार्य मतलब गतिविधि होते हैं। तो शारीरिक शिक्षा एवं खेल में सबसे प्रभावी जनसंपर्क क्या हो सकता है? मतलब जनसंपर्क मतलब लोगों के साथ जुड़ना। तो शारीरिक
किसे बोल सकते हैं? देखिए, अभिभावक, अध्यापक, सभा, ये तो शारीरिक है नहीं। गतिविधि प्रदर्शन, देखिए गतिविधि प्रदर्शन जो हो गया ये भी नहीं होगा, क्योंकि गतिविधि प्रदर्शन में क्या आएगा नहीं पता। बाकी खेल प्रतियोगिता आपका होता है, खेल कोई भी अगर स्कूल में खेल प्रतियोगिता होता है तो क्या होता है कि दूसरे स्कूल से पहले स्कूल का एक तरफ से क्या बोलते हैं कि प्रतियोगिता होता है, उसमें लोगों से संपर्क बनता है, ठीक है, बालकों का संपर्क बनता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा बेस्ट ऑप्शन कि हम अगर स्कूल में खेल प्रतियोगिता कराएंगे तो जनसंपर्क ज़्यादा होगा। बाकी दूरदर्शन कार्यक्रम से तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि दूरदर्शन कार्यक्रम से तो बस सुन ही सकते हैं, देख ही सकते हैं, इसमें शारीरिक कार्यक्रम नहीं हो रहा है, गतिविधि नहीं होता है। बाकी गतिविधि प्रदर्शन जो होता है ये किस तरह का प्रदर्शन है नहीं मालूम, इस वजह से खेल प्रतियोगिता हमें सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा था 5 क्वेश्चन। देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है कि अपने पर्यावरण अध्ययन वर्ग में एक समूह गतिविधि प्रारूप करते समय आप निम्नलिखित में से किस विचार को ध्यान में रखेंगे? तो कौन सा विचार हो सकता है आपका? बच्चों के हितों को संलग्न करना, मतलब संलग्न का मतलब हो गया आपका, कहने का मतलब हो गया कि उसमें बच्चों को हितों को सम्मिलित करना, एक दूसरे के साथ जुड़ना, ठीक है ना, कि बच्चों के हित में जो भी बात होगा वही सब जुड़ेगा उसमें। तो इस तरह से कर सकते हैं। लड़कों और लड़कियों के लिए समान रूप से आग्रह करें, ये भी सही है। महंगी सामग्री का उपयोग करेंगे, ये तो गलत हो जाएगा। सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे से आग्रह करेंगे, सही बात है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें होना चाहिए कि किस विचार को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं। या फिर अगर आपका मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन होगा तो थोड़ा मिस्टेक हुआ है, क्योंकि ABC देना चाहिए था, बट यहाँ पर राइट ये भी हो जाएगा आपका, ये भी सही होगा और ये भी सही होगा, बाकी ये गलत हो जाएगा। तो अगर नहीं कहता है तो महंगी सामग्री का उपयोग हम नहीं कर सकते हैं, ये सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं कि भाई पर्यावरण अध्ययन में गतिविधि के रूप में हमें बच्चों के हितों को संलग्न करना चाहिए, मतलब संलग्न करना चाहिए, यानी सम्मिलित करना चाहिए। लड़कों लड़कियों के लिए समान रूप से आग्रह करना चाहिए, जेंडर बायस नहीं करना है। बाकी सभी धार्मिक संस्कृति पृष्ठभूमि को जातिवाद ये सब नहीं करना है, तो सबको तो एक साथ ले रहा है ना, तो इस प्रकार की गतिविधि हम कर सकते हैं पर्यावरण अध्ययन में, ठीक है। बाकी महंगी सामग्री का उपयोग करना कोई उचित बात नहीं है, सस्ती से भी हो सकता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या जाएगा हमारा? ABC। अगर ऑप्शन में नहीं दिया है तो फिर ये सही हो जाएगा, बाकी ये तीनों सही हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। EVS पाठ्यक्रम में सुझाए गए विषयों के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक उप विषय है? आपको मैंने बताया था कि जो EVS के पाठ्यक्रम होता है उसमें 5 विषय होते हैं। कौन सा? फूड, फैमिली एंड फ्रेंड्स होते हैं। सेकंड होता है फूड, थर्ड होता है वाटर आपका, एंड फोर्थ होता है शेल्टर, एंड 5 होता है ट्रेवल, और 6 जो होता है थिंग्स यू मेक एंड डू। कहने का मतलब कि परिवार और दोस्त, भोजन, पानी, आवास, और क्या हो जाएगा आपका? यात्रा, ये आपका यात्रा, और जो हम चीज़ कैसे बनाते हैं वो हमारा, ये मुख्य 6 विषय होते हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि जो ये परिवार और दोस्त दिया हुआ है, ठीक है। भोजन भी सही है, चीज़ जो हम बनाते हैं वो करते हैं, सही बात है। तो बच्चा क्या हमारा? पशु। तो राइट आंसर हो जाएगा पशु, क्योंकि पशु जो है ना ये परिवार और सदस्य में आने वाला उप विषय है। परिवार और दोस्त के क्या बोलते हैं, परिवार और दोस्त के साथ में आता है, जैसे कि ये परिवार और दोस्त हो गया, तो इसमें जो आएगा ना ये पशु आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा उप विषय हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? C हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको 2022 में पूछ सकता है, ठीक है। छात्रों को हस्त गतिविधि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की उपयुक्त विधि है? देखिए यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है लिखने में, तो आप लोग थोड़ा मैनेज करना, ठीक है। बाकी क्वेश्चन का क्वालिटी और लेवल सही है। छात्रों को हस्त गतिविधि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की उपयुक्त विधि है? संगोष्ठी और सूत्रलेख, हिंदी थोड़ा सा टॉप रहता है भाई साहब इसमें। सूत्रलेख और दत्त कार्य, संगोष्ठी और परियोजना, डी है व्याख्या और सूत्रलेख। देखिए अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे कंफ्यूज होंगे कि हिंदी जो होता है ना
वो इतना टॉप आता है कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि है क्या। ठीक है, तो देखिए हस्त गतिविधि का मतलब हो गया आपको वास्तविक परिस्थितियों से जुड़ना। हस्त गतिविधि का मतलब होता है क्या, वास्तविक गतिविधियों से जुड़ना। इसे सामाजिक, व्यक्तिगत, भावनात्मक विकास का बढ़ावा देना ही क्या बोलते हैं, हस्त गतिविधि बोलते हैं। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि हस्त गतिविधि क्या होता है हमारा, सामाजिक, व्यक्तिगत जैसी भावनाओं को विकसित करना, वो होता है हस्त गतिविधि होता है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं कि ऑप्शन में क्या सही हो सकता है। ऑप्शन आपका होगा सूत्रलेख, मतलब कहने का मतलब हो गया सुनने से होगा। सूत्रलेख का मतलब होता है सुनना, केवल सुनना। और यहाँ पर क्या बोला है आपका, हस्त गतिविधि। ठीक है, तो ये सुनना नहीं होगा हमारा, सुनने से व्यक्तिगत विकास और सामाजिक विकास ये सारे संभव नहीं हो पाएंगे। समगोष्ठी हो सकता है। समगोष्ठी का मतलब ये होता है कि हमारा उन छात्रों की सभा होती है जो एक ही विषय पर एक समान स्थान पर चर्चा करते हैं। क्या करते हैं, छात्रों की सभा होती है, एक छात्र यहाँ पर बैठे हुए इतना, और उनका एक ही विषय रहता है और उन पे सारे लोग क्या करते हैं, एक समान स्थान पर बैठकर चर्चा करते हैं। मतलब ऐसे रूप में बैठ गए, सारे लोग बैठे हुए हैं और एक विषय पर चर्चा हो रहा है। तो उससे क्या होगा, हमारा हस्त गतिविधि, सामाजिक और ये तो बौद्धिक विकास और क्या बोलते हैं व्यक्तिगत विकास उससे संभव हो पाएगा। जो हमारी समस्या है वो समाधान हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो ये संभव हो सकता है समगोष्ठी, लेकिन सूत्रलेख नहीं होगा, इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं बी नंबर में है सूत्रलेख और दत्त का, यहाँ पर भी सूत्रलेख आ गया तो आगे काम नहीं देखना है। ठीक है, समगोष्ठी और परियोजना, यहाँ पर भी सूत्रलेख कट जाएगा, तो बचा ऑप्शन यही। तो देखिए अब नया वर्ड आ गया परियोजना। परियोजना क्या होता है, देखिए परियोजना का मतलब होता है कि वास्तविक जीवन स्थितियों के संदर्भ में उसकी आवश्यकता एवं रुचि से संबंधित क्या होता है, वास्तविक जीवन स्थितियों के आधार पर जो उनकी आवश्यकता और रुचि होती है उससे संबंधित होता है, वो होता है क्या, परियोजना होता है। तो भाई परियोजना हम बना सकते हैं, परियोजना बनाने के आधार पर उसे क्या देखेंगे कि उसका इंटरेस्ट किस में है, उसे क्या चाहिए, उसे क्या अच्छा लगता है, ये सारा चीज़ परियोजना के अंतर्गत आता है। तो इससे तो हम भाई उसका व्यक्तिगत विकास कर सकते हैं, सामाजिक विकास कर सकते हैं, ठीक है, भावात्मक विकास हम लोग कर सकते हैं। तो ये राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर। ठीक है, अब चलते हैं 9th नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अध्ययन के आधुनिक दृष्टिकोण में छात्रों को अपनी गति से अध्ययन की स्वतंत्रता दी जाती है जिसे कहा जाता है। देखिए आपको तो ये क्वेश्चन पढ़ के ही लग गया होगा कि इसका ऑप्शन क्या हो सकता है। इतना जब क्वेश्चन पढ़े आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इसी में आंसर छिपा हुआ है। अध्ययन के आधुनिक दृष्टिकोण में छात्रों की अपनी गति, क्या मिल गया, अपनी गति। गति से आ गया समझ में, क्या गति से तो एक ही हो सकता है ना, सक्रिय अध्ययन। सक्रिय अध्ययन मतलब बच्चा एक्टिव रहेगा, बच्चा बोलते हैं ना कि पाठ्य पुस्तक बच्चे के केंद्रित होता है। ठीक है, तो जब बच्चा एक्टिव रहेगा तो ही तो कुछ सीख पाएगा। तो इस वजह से बोल सकते हैं कि सक्रिय अध्ययन ज़्यादा जरूरी होता है। सहयोगपूर्ण अध्ययन भी सही है। सहयोगपूर्ण में क्या होगा कि अगर हम सहयोग कर रहे हैं पर बच्चा एक्टिव नहीं है तो फिर हमारा सहयोग वहाँ पर सक्सेस नहीं हो पाएगा, तो इसलिए ये बेस्ट आंसर नहीं हो पाएगा। सक्रिय अध्ययन में क्या आता है कि बच्चों को एक्टिव रहना पड़ता है। जब बच्चा एक्टिव रहेगा तो सीखने के लिए क्या रहेगा, प्रेरित रहेगा। बाकी एक्टिव नहीं है तो नहीं होगा। तो हमारा जो बेस्ट ऑप्शन जो आ रहा है वो हो गया सक्रिय अध्ययन। बाकी अनुकूली अध्ययन, आमंत्रक पर्यावरण, अनुकूलित का मतलब क्या हो गया कि अनुकूलन कर रहा है पर कुछ उससे रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो फिर क्या फ़ायदा है। तो वैसे अनुकूलन को हम नहीं सकते हैं, लेकिन एक्टिव रहेगा तो हर कुछ ध्यान से सुनेगा, हर कुछ ध्यान से पढ़ेगा, उसका अधिगम अच्छा होगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ए हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, क्या है 10 नंबर लास्ट होगा आपका क्वेश्चन। किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ ने पर्यावरणीय अध्ययन को प्राथमिक स्तर पर एक समन्वित पाठ्यक्रम क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने की सिफारिश की थी। एनसीएफ में
आपको ईवीएस को कब जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था आपको एनसीएफ 2000 में, 2005 में नहीं, 1988 में नहीं, 1975 में नहीं। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, याद करने वाला था, रटने वाला था कि भाई 2005 में क्या किया गया था, पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम के रूप में जोड़ा गया था। ठीक है, तो आज हमने 10 क्वेश्चन किया। तो अगर मेरा सेशन थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट रहता है, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप पूरा वीडियो देखते हो तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक कर दिया करो एंड कमेंट कर दिया करो प्यारा सा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो ताकि मुझे भी अच्छा लगे, अच्छा फील हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय।